अस्सलाम वालेकुम। क्वांटम नंबर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चैप्टर नंबर 5 का क्वांटम नंबर। बेसिकली क्वांटम नंबर में द क्वांटम नंबर्स आर द सेट्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू विच गिव वेल बिहेव्ड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बेसिकली जो श्रोडिंगर था, श्रोडिंगर नामी साइंटिस्ट, उसने एक इक्वेशन प्रपोज की थी इलेक्ट्रॉन के बारे में, यानी हाइड्रोजन एटम। और ये जो इक्वेशन थी ये ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसमें श्रोडिंगर ने अपनी वेव इक्वेशन के लिए ये बात प्रूव की कि जो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो वेव लाइक है। यानी श्रोडिंगर ने एक ऐसी इक्वेशन जो है वो ड्राइव की जिसमें उसने इस बात को प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन की मोशन जो है वो वेव लाइक है। पहले बोहर जो है उसके मुताबिक ये था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, यानी वो जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल के अंदर मूव करता है और वो फिक्स जो है वो ऑर्बिट हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। फिर डी ब्रॉगली ने ये बात कही कि इलेक्ट्रॉन की जो है पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी होती है, यानी वेव पार्टिकल नेचर के बारे में। फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास आए श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन जो है वो ड्राइव की फॉर हाइड्रोजन एटम, और इस वेव इक्वेशन में उसने ये बात प्रूव कर दी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेव लाइक मोशन होती है। अगर उनकी वेव लाइक मोशन होती है तो इट मीन्स टू से कि इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस भी होगा उसका, वाई एक्सिस भी और जी एक्सिस भी। यानी जो श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन प्रपोज की इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है तो जो है वो यूनी इलेक्ट्रॉन्स या मोनोवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी के लिए उसने जो वेव इक्वेशन प्रपोज की उसमें उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन मूव्स इन 3 डायमेंशनल वे। यानी उसकी वेव इक्वेशन में 3 डायमेंशन थी। जो उसकी मैथमेटिकल वेव इक्वेशन है जिसमें डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, डी जी स्क्वायर, इस तरह की उसकी वेव इक्वेशन थी। यानी इलेक्ट्रॉन मूव्स इन 3 डायमेंशनल वे, एक्स, वाई एंड जी, एंड गिव 3 वेरिएबल। अगर इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल वे में मूव कर रहा है तो इट मीन्स टू से कि उसके लिए 3 वेरिएबल्स होंगे। 3 वेरिएबल्स होंगे। इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यानी जो श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन प्रपोज्ड की इलेक्ट्रॉन के लिए, उसका मकसद क्या था, उसका हमें फ़ायदा क्या हुआ? उसका हमें फ़ायदा ये हुआ, इट गिव्स अस द पोजीशन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज़ करके, उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं कि अगर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं, हम ये बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पोजीशन जो है यहाँ पर, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पर जो है वो 99% हो सकती है, 100% नहीं हो सकती। यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने हम इसे ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी वेव इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के जरिए हम ये फाइंड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के बाहर मूव कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा मूव कर रहा है। वो शेल के अंदर मूव कर रहा है, वो सब शेल के अंदर है, वो ऑर्बिटल के अंदर है। तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन मूव्स इन 3 डायमेंशनल वे। यानी इस वेव इक्वेशन ने हमें ये बताया जो श्रोडिंगर ने प्रपोज की कि इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल वेव में जो है मूव कर रहा है। इट मीन टू से कि उसके 3 वेरिएबल होंगे। 3 वेरिएबल में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो सोल्यूशन में जो वेरिएबल है उसमें लिखा है 3 वेरिएबल। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर 2 एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी ये 3 क्वांटम नंबर जो हैं ये थे सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यानी ये तीनों, यानी यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मुराद यहाँ पर n है, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को M से। यानी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी उसकी मदद से हम ये 3 वेरिएबल, गिव 3 वेरिएबल, यहाँ पर भी उसने अपने पोस्टुलेट में बताया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 3 वेरिएबल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव्स अस 3 वेरिएबल्स। वेरिएबल नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वेरिएबल नंबर 2 एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड वेरिएबल नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने नहीं बताया, सिर्फ 3 जो है वो वेरिएबल में बता रही है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जहां पर भी लिखा हो इट मीन्स टू से शेल, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन शेल में, यानी इसको हम एन से जाहिर करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर मीन्स सब शेल, यानी शेल के अंदर जो है वो सब शेल है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। फर्ज करें
कि आपने जो है वो किसी से मिलने जाना है, तो सबसे पहले हमने जिससे मिलने जाना है हम कहते हैं कि उसकी सिटी कौन सी है। यानी हमने फर्ज करें सिटी जलालपुर जट्टा में जो है वो किसी से मिलना है, तो सबसे पहले हमारे पास होगी सिटी फॉर एग्जांपल हम इसको एग्जांपल से जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिटी यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताएगा कि ये शख्स है, इससे हमने मिलने जाना है, ये उसकी सिटी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट सिटी, यानी सिटी कौन सी, जलालपुर जट्टा। अब आप सिटी तक पहुंच गए, सिटी पर पहुंचने के बाद अब हमें उस बंदे की स्ट्रीट नंबर, अब जिस बंदे को मिलने जाना है, सिटी अब जलालपुर जट्टा छोटा शहर तो नहीं है, अब वहां से हम पूछेंगे उसकी स्ट्रीट नंबर कौन सी है, कि वो कौन सी गली में रहता है। कोई हमें बताएगा कि वो ये गली में रहता है, इट मीन्स टू से कि अब हम एजीमुथल क्वांटम नंबर तक पहुंच गए। पहले हम सिटी पे पहुंचे, सिटी तक पहुंचे मीन्स हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तक पहुंचे, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें शेल के बारे में बताया। एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी हम अब स्ट्रीट तक पहुंचे, यानी जिस शख्स से मिलने जाना है उस शख्स के बारे में पूछा कि उसकी गली नंबर कौन सी है। गली नंबर का हमें पता चला, मीन्स हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर का पता चला या सब शेल का मतलब पता चला। यानी सिटी के अंदर, शेल के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो सब शेल है। सब शेल यानी ये हमें बेसिकली हम स्ट्रीट नंबर तक पहुंचे, तो इट मीन्स टू से कि एजीमुथल क्वांटम नंबर। सिटी मीन्स शेल हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बता रहा है। एजीमुथल क्वांटम नंबर मीन यानी हम स्ट्रीट नंबर तक पहुंचे, जिस शख्स से मिलने जाना है स्ट्रीट नंबर तक पहुंच गए, मीन सब शेल, यानी शेल के अंदर सब शेल है, सिटी के अंदर ही स्ट्रीट है। उसके बाद है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी हम अब स्ट्रीट नंबर तक पहुंचे, स्ट्रीट नंबर के अंदर होगा हाउस नंबर, यानी उनके हाउस नंबर क्या है, उस हाउस नंबर तक पहुंच गए, इट मीन्स टू से कि हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तक पहुंच गए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मीन्स ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल, ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल, या इसे हम ऑर्बिटल भी कहते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर की अगर इलेक्ट्रॉन वहां पर मौजूद है, यानी वो शख्स वहां पर मौजूद है, तो वो कहां पर है, किस रूम में, यानी वो इलेक्ट्रॉन, यानी स्पिन हमें ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक क्लॉकवाइज भी मूव कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर रहा है, यानी हमें उसकी मोशन के बारे में बताती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर रहा है। यानी बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट शेल, azimuthal quantum number tells us about subshell, magnetic quantum number tells us about the orientation of subshell, और स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन अगर वहां पर है तो उसकी स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज है स्पिन या एंटी क्लॉकवाइज है। यानी बेसिकली हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैंने आपको बताया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मदद से हमें 3 क्वांटम नंबर जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी इन 3 क्वांटम नंबर की वजह से, इन 3 क्वांटम नंबर की मदद से हमें क्या फ़ायदा होता है कि अगर न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इन 3 क्वांटम नंबर को यूज़ करके हम ये फाइंड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है, न्यूक्लियस के बाहर अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन क्या है। बेसिकली श्रोडिंगर ने ये 3 क्वांटम नंबर प्रपोज किए थे जो हमें उसकी वेव इक्वेशन से पता चले, उन क्वांटम नंबर को यूज करके हम ये बता सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग कहाँ, यानी अगर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितने % है कि वो यहाँ पर शेल के अंदर है, सब शेल के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर वो मूव कर रहा है। अगर वो ऑर्बिटल के अंदर जो है वो मूव कर इलेक्ट्रॉन तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितने %। यानी बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मदद से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस और लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज करके हमने पोजीशन या लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में फाइंड किया। यानी अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर मूव कर रहा है तो उसकी लोकेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी कितने % है, कितने % प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर मूव कर रहा है। उसकी प्रोबेबिलिटी हमें किसके जरिए पता चली, बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प की मदद से हमें जो क्वांटम नंबर उसने प्रपोज किए उनकी मदद से हमने फाइंड किया अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर मूव कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितने % है। सबसे पहले हमारे पास जो क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल यहाँ पर इसके वही स्पेलिंग है जो प्रिंसिपल के हैं। प्रिंसिपल मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट रिप्रेजेंटेड बाय n,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। अब इट रिप्रेजेंट द शेल, यानी शेल को भी हम जो है वो एन से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताता है। यानी सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की वजह से हमने फाइंड किया, ये हमें शेल के बारे में बताता है। शेल मीन्स एनर्जी लेवल्स in which the electron revolve around the nucleus. Basically, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाज प्रोपोज्ड बाय बोहर, यानी बोहर का जो हमने मॉडल पढ़ा वो हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। यानी बोहर ने हमें ये बताया था कि शेल के बारे में, सबसे पहले शेल के बारे में, या शेल का दूसरा मीन्स ऑर्बिट, इसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं। शेल का दूसरा नाम है ऑर्बिट। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, इट रिप्रेजेंट द शेल और एनर्जी लेवल इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें शेल के बारे में बताया, और शेल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें किसने दिया? बोहर ने। यानी बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज प्रोपोज्ड बाय बोहर। यानी ये हमें ये बताता है कि न्यूक्लियस के बाहर अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका शेल नंबर कौन सा है, कि अगर ये, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से शुरू होगी, इसकी वैल्यू नॉन जीरो, यानी ये जीरो से कभी भी एन की वैल्यू शुरू नहीं होती। एन हमेशा एन की वैल्यू 1 से शुरू होती है, 1 2 3 और अप टू इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती, नॉन जीरो होती है। और ये हमें बताता है शेल के बारे में। एन रिप्रेजेंट द शेल, और हमें ये पता है कि नंबर ऑफ शेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एन की वैल्यू 2 हो तो शेल के होता है, अगर एन की वैल्यू 3 हो तो शेल एल होता है, अगर एन की वैल्यू जो 4 हो तो एम शेल होता है, एन की वैल्यू 5 हो तो एम होता है। यानी बेसिकली यहाँ पर अगर एन की वैल्यू 1 हो तो के शेल, अगर एन की वैल्यू 2 हो तो एल, एन की वैल्यू 3 हो तो एम, अगर एन की वैल्यू 4 हो तो एन। यानी अगर आपके पास एन की वैल्यू 1 होगी तो के शेल होगा, अगर एन की वैल्यू 2 होगी तो एल शेल होगा, अगर एन की वैल्यू 3 होगी तो एम शेल होगा, अगर एन की वैल्यू 4 होगी तो एन शेल होगा। इसकी एप्लीकेशन बेसिकली क्या है, आपने सिर्फ अभी तक ये चीज़ अंडरस्टैंड की कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि सबसे पहले नंबर वाला क्वांटम नंबर है, ये हमें शेल के बारे में बताता है। नंबर 1 ये हमें शेल के बारे में बताता है, और इट रिप्रेजेंट द शेल, और ये किसने प्रपोज किया था? बोहर ने। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट होगी, 0 नहीं होगी, और शेल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं के एल एम, ये शेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मदद से प्रपोज किया, इसकी एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन नंबर 1 साइज ऑफ शेल। यानी ये हमें बताता है कि साइज ऑफ शेल के बारे में, the value of n tells us the distance of electron from the nucleus, greater the value of n greater the size of shell in which electron revolve। यानी वो कहता है कि हमें जो है वो वैल्यू ऑफ n, हमें ये पता है कि शेल को रिप्रेजेंट करते हैं n से। अगर n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब कि जो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन का फासला है वो ज़्यादा होगा। अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का फासला ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कि उसका साइज भी ज़्यादा होगा। यानी मीन्स टू से ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन, ग्रेटर विल बी द साइज ऑफ न्यूक्लियस। यानी आपका जो साइज होगा, जितना द साइज ऑफ एन टेल्स अस द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितनी एन की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना साइज बड़ा होगा। अब यहाँ पर देखें कि जो न्यूक्लियस के करीब है उसको हमने जाहिर किया शेल नंबर 1 को n इज इक्वल टू 1, शेल नंबर 2 को n इज इक्वल टू 2, शेल नंबर 3 को n इज इक्वल टू 3 एंड शेल नंबर 4 को n इज इक्वल टू 4। अगर आप ये देखें कि जब n की वैल्यू 1 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी अगर n की वैल्यू 1 है यानी n की वैल्यू कम है तो साइज भी कम है। अगर n की वैल्यू 2 है यहाँ से लेकर यहाँ तक साइज बढ़ गया, अगर n की वैल्यू 3 है तो और साइज बढ़ गया, अगर n की वैल्यू 4 है तो और साइज बढ़ गया। यानी जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, n की वैल्यू 1 से 2 हुई है तो साइज और बढ़ गया, अगर n की वैल्यू 2 से 3 हुई है तो साइज और बढ़ गया, अगर n की वैल्यू 3 से 4 हुई है तो साइज और बढ़ गया। यानी जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे न्यूक्लियस का डिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन से इंक्रीज होता जाए। मतलब अगर n की वैल्यू 1 थी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब था, n की वैल्यू 2 हुई तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और दूर हो गया, n की वैल्यू 3 हुई तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और दूर। यानी जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज। यानी अगर n की वैल्यू 4 है
तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर है। यानी जितनी n की वैल्यू बड़ी होगी उतना इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर होगा। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n ग्रेटर विल बी द साइज। यानी जितनी n की वैल्यू बड़ी होती जा रही है उतना साइज बढ़ता जा रहा है। एंड ग्रेटर विल बी द एनर्जी। जितनी n की वैल्यू इंक्रीज होगी उतना साइज बढ़ेगा, उतनी एनर्जी बढ़ेगी और उतना ही रेडियस भी बढ़ेगा। यानी ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n ग्रेटर विल बी द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ग्रेटर विल बी द साइज एंड ग्रेटर विल बी द एनर्जी एंड ग्रेटर विल बी द रेडियस। यानी जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगा वो न्यूक्लियस से बढ़ेगा, नंबर 1। यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी। नंबर 2, वैसे वैसे न्यूक्लियस का रेडियस इंक्रीज होगा, वैसे वैसे न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा, यानी साइज भी बढ़ेगा। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे साइज भी इंक्रीज होगा। यानी ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n ग्रेटर द साइज ग्रेटर द एनर्जी। यानी ये चीज आपने याद रखनी है। अब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी द टोटल यहाँ पर लिखने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल इज डिटरमाइंड बाय बोहर फार्मूला। यानी बेसिकली मैंने बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो प्रपोज किया था बोहर ने, और बोहर ने एक फार्मूला दिया था किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए 2n की पावर 2। यानी हम यहाँ पर 2n की पावर 2 पुट करते हैं। अगर n की वैल्यू 1 पुट करें, अगर n की वैल्यू 1 हो तो 2n की जगह अगर हम 1 पुट करें तो n का स्क्वायर लेंगे तो 2, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो तो हमारा शेल होता है k। अगर n की वैल्यू 2 पुट करें, यानी अगर n की वैल्यू 1 पुट की जो कि न्यूक्लियस के करीब है, जिसका डिस्टेंस भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, इसका डिस्टेंस भी कम है, तो यहाँ पर जो है वो n की वैल्यू अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। यानी जब n की वैल्यू 1 होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे और हमारा शेल होगा k। अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करें यानी शेल नंबर 2, तो यहाँ पर अगर हम 2 पुट करें 2 का स्क्वायर लें 4, 4 2 बार 8, तो हमारे पास आंसर आएगा 8। यानी अब हमारे पास अगर n की वैल्यू 2 है तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है। अगर n की वैल्यू 1 है तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, और अगर n की वैल्यू 1 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है तो इस शेल को हम कहते हैं k। दिस इज k शेल। इसे हम k शेल भी कहते हैं और इसे हम k ऑर्बिट भी कह सकते हैं। ऑर्बिट और शेल एक ही चीज होती है, यानी शेल और ऑर्बिट। अगर n की वैल्यू 2 है तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी दूसरे शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 8, इसे हम कहते हैं एल शेल। अगर n की वैल्यू 3 है, 3 बार 9 9 2 बार 18, हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए जो शेल होता है उसको हम जाहिर करते हैं m से। यानी अगर n की वैल्यू 3 हो तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा शेल होता है वो कौन सा होता है m। यानी जैसे जैसे आपके पास n की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो साइज है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे रेडियस भी इंक्रीज होता जा रहा है, और वैसे वैसे एनर्जी भी इंक्रीज होती जा रही है। रिमेंबर, इस क्वांटम नंबर ने हमें ये चीज बताई कि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे साइज भी इंक्रीज होगा। यानी यहाँ पर साइज कम है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज, यहाँ पर बेसिकली n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो साइज भी इंक्रीज हो रहा है, साइज भी इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से वो भी इंक्रीज हो रहा है। और इस तरह हम ये जो है किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला 2n की पावर 2। यानी एक तो हमने इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, फिर इसने रेडियस ऑफ शेल के बारे में बताया। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n ग्रेटर विल बी द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट और शेल। यानी हमारे पास जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब जब n की वैल्यू 1 थी तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक था रेडियस। जब n की वैल्यू 2 हुई तो रेडियस और बढ़ा, जब n की वैल्यू 3 हुई तो रेडियस और बढ़ा, जब n की वैल्यू 4 हुई तो रेडियस और बढ़ा। यानी जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे रेडियस भी इंक्रीज होता जा रहा है। बेसिकली इसने हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमने रेडियस के बारे में बताया, और हमने ये पता है कि बोहर के मॉडल के मुताबिक r इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर आंस्ट्रॉन। ये फार्मूला यूज करके हम किसी भी एटम का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ n की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। अगर हमारे पास हाइड्रोजन होगा तो
एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, अगर लिथियम होगा तो एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे। यानी यहाँ पर हमने एन की वैल्यू पुट करनी है, यानी एन की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर, यानी उसके अंदर शेल कितने हैं, उसके अंदर एक शेल है, 2 शेल है, जितने भी शेल हैं वहां पर हमने एन की वैल्यू पुट करनी है 0.529 एन स्क्वायर। यहाँ पर हम एन की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर विल बी द एनर्जी ऑफ शेल। यानी जितनी एन की वैल्यू बड़ी होगी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। मसलन अगर यहाँ पर एन की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो आंसर यही आएगा, यहाँ पर माइनस है, एन की वैल्यू डबल करेंगे, जैसे जैसे हम एन की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। ये भी बोहर के मॉडल की मदद से हमने एनर्जी फाइंड की, -13.315 ओवर एन स्क्वायर या -2.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18 1 बाई एन स्क्वायर जॉल। तो अब हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें 3 चीजें बताई। एक तो हमें ये इसमें बताया कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो साइज ऑफ न्यूक्लियर साइज जो है वो इंक्रीज होता जाता है, एटम का साइज बढ़ता जाता है जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे रेडियस बढ़ता जाता है। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते जाते हैं। और जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे एनर्जी भी इंक्रीज होती जाती है। और इससे हम ये भी किसी भी ऑर्बिट के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बाय यूजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी सीधा सीधा बातों में इसने हमें ये बताया साइज ऑफ एटम के बारे में हमें बताया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, रेडियस ऑफ शेल के बारे में बताया, और ये बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप किसी भी शेल के अंदर कैसे फाइंड कर सकते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर, पहले हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बेसिकली हमें जो है वो शेल के बारे में बताया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओनली टेल्स अस अबाउट शेल। और उसके बाद जो दूसरा क्वांटम नंबर था दिस इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। श्रोडिंगर ने जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की वजह से हमने जो 3 क्वांटम नंबर जो है वो फाइंड किए, उनमें एक था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक एजीमुथल और एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें शेल के बारे में बताया, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताएगा सब शेल के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट सब शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें शेल के बारे में बताया। एजीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द शेप ऑफ सब शेल, यानी हमें इसने जो है वो शेप ऑफ सब शेल के बारे में बताया कि जो आपके पास सब शेल है उसकी शेप क्या होगी। एक तो हमें इसने सब शेल के बारे में बताया, सबसे पहले इसने हमें सब शेल के बारे में बताया इस क्वांटम नंबर ने, और दूसरे नंबर पर शेप्स ऑफ सब शेल, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर ने शेप्स ऑफ सब शेल के बारे में बताया, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें शेल के बारे में बताया, नंबर ऑफ शेल के बारे में बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने, और एजीमुथल क्वांटम नंबर ने हमें शेप्स ऑफ सब शेल के बारे में बताया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते थे एन से, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एल से। अब हुआ क्या, साइंटिस्ट ने ये देखा कि हम कोई भी जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जब इसको हम फोटॉन देते हैं या एनर्जी देते हैं, जब ये एक्साइटेड स्टेट से, जब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं E1 से और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं E2 से, जब हम इस इलेक्ट्रॉन को फोटॉन देते हैं, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। जब ये एक्साइटेड स्टेट से दोबारा डी एक्साइट होता है तो ये लाइट एमिट करता है। ये जो लाइट एमिट करता है उसकी ये वेवलेंथ है, उसकी वेवलेंथ जो है हमें स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए देखा तो हमने देखा कि हमें एक लाइन नजर आई। हमने जो सिंपल स्पेक्ट्रोमीटर था या नॉर्मल स्पेक्ट्रोमीटर, जो सिंपल स्पेक्ट्रोमीटर था उसके जरिए देखा कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होता है अपने E2 एनर्जी लेवल से E1 एनर्जी लेवल के ऊपर आता है तो एक वेवलेंथ मिट करता है, एक एनर्जी इमिट करता है, फोटॉन इमिट करता है, जो उसने पहले ऑब्जर्व किया था, जो वो इमिट करता है उसकी एक ही लाइन हमें स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर मिली। लेकिन जब हमने हाई जो है वो रेजोल्यूशन वाला स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया जिसकी रेजोल्यूशन बहुत हाई है, जब हमने हाई रेजोल्यूशन वाला स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया तो हमने देखा कि जो हमें सिंपल स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए एक लाइन नजर आ रही थी, हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर हमें सेवरल फाइन लाइन नजर आई। जब हमने हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया तो उसके अंदर हमें सेवरल फाइन लाइन नजर आई, एक लाइन ही नजर आई। सिंपल स्पेक्ट्रोमीटर से जब इलेक्ट्रॉन जो है वो E2 से E1 के ऊपर आया, हायर से लोअर के ऊपर आया तो एक ही वेवलेंथ थी,
और एक ही हमारे पास जो है वो लाइन थी उसकी स्पेक्ट्रोमीटर में, लेकिन हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर में वो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से जब लोअर स्टेट के ऊपर डी एक्साइट हुआ तो उसकी जो हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर सेवरल फाइन लाइन नजर आई, बहुत सी फाइन लाइन थी। तो साइंटिस्ट कंफ्यूज थे कि ऐसा क्यों हुआ कि सिंपल स्पेक्ट्रोमीटर में एक लाइन आई जबकि हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर में बहुत सी सेवरल फाइन लाइन आई। तो इसमें यह कहा गया कि जब इलेक्ट्रॉन हायर E2 से E1 में आता है, अगर वो E2 से E1 में ही आए तो हमें एक ही लाइन सिंपल स्पेक्ट्रोमीटर में नजर आ रही थी, तो हम कहते थे कि इसके अंदर सिर्फ शेल है। लेकिन अगर एक लाइन के साथ कोई और भी लाइन नजर आई, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब E2 से E1 में वो आया तो यहाँ पर शेल के साथ कोई सब शेल लेवल मौजूद था। यानी इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट E2 से E1 में नहीं आया, दरमियान में कोई ऐसा एनर्जी लेवल था जहां पर उसने कोई स्टे किया जिसकी वजह से हमारी एनर्जी के अंदर डिफरेंस आया। जब दूसरी दफा हमें हाई स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो लाइंस नजर आई वो सेवरल लाइन नजर आई, क्योंकि हमारी जो वेव लेंथ थी जो यहाँ से मिट हुई वो भी वेव लेंथ भी एक नहीं थी, वो भी मल्टीपल वेव लेंथ थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया तो वहां पर हमें बहुत सी फाइन लाइन नजर आई। सिंपल स्पेक्ट्रोमीटर में एक फाइन लाइन नजर आई। अब जो हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर था उसके अंदर बहुत सी फाइन लाइन इसलिए नजर आई कि जब E2 से E1 में इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट किया तो ये डायरेक्ट E2 से E1 में नहीं, दरमियान में कोई ऐसा सब लेवल होगा। अगर ये E2 से E1 में डायरेक्ट आए तो इट मीन्स उसे कि ये एक लाइन ही देगा, क्योंकि ये शेल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी E2 से E1 में आया। लेकिन अगर E2 से E1 में आते हुए दरमियान में कहीं पर जो है ये इलेक्ट्रॉन ने स्टे किया, दरमियान में भी अगर इसका कोई एनर्जी लेवल था, कोई सब लेवल था, तो सब लेवल होने का मतलब ये है कि वहां पर एक लाइन ही नजर आएगी, फिर वो डिस्टर्बेंस होगी एनर्जी में और वहां पर बहुत सी सेवरल फाइन लाइन नजर आएगी। इन दरमियान में कहीं पर इलेक्ट्रॉन की कोई ट्रांजिशन हुई, कोई एनर्जी लेवल था दरमियान में जिसकी वजह से हमें सेवरल फाइन लाइन नजर आई। अब इन्हीं फाइन लाइंस की बिना के ऊपर जो हमें हाई स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से मिली, हमने ये उन फाइन लाइंस को देख के देखा कि जब हमारे पास लाइंस जो हैं वो शार्प आई हमारे पास फाइन लाइंस, तो हमने कहा कि ये एस की हैं। जब हमारे पास लाइंस जो हैं वो बेसिकली इन फाइन लाइन को जो है वो हमने मद्देनजर रखते हुए इनको नाम दिया, P से मुराद प्रिंसिपल, D से मुराद डिफ्यूज्ड। जब हमारे पास यहाँ पर फाइन लाइन डिफ्यूज्ड थी तो हमने कहा कि ये D है, D सब शेल है। जब हमारे पास फंडामेंटल थी तो हमने कहा F है। तो इन फाइन लाइन की मदद से हमने कहा कि S हो तो शार्प है, P हो तो प्रिंसिपल है, D हो तो डिफ्यूज है, F हो तो फंडामेंटल। बेसिकली यहाँ पर शार्प से मुराद क्या है कि जो फाइन लाइंस हमारे पास हाई स्पेक्ट्रोमीटर से आई हैं वो शार्प हैं तो वो S है, वो डिफ्यूज हैं तो वो D है। यानी ये हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना था कि ओनली शेल इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द क्वांटम नंबर। शेल के अंदर भी सब शेल होते हैं। यानी हमारे पास शेल क्या थे, KLMN, ये हमारे पास शेल नंबर थे या शेल थे और इसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब शेल के अंदर है सब शेल। सब शेल हमारे पास क्या होते हैं, SPDF, दे आर सब शेल। ये हमारे पास सब शेल है। यानी हमारे पास KLMN ये शेल है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें बताया शेल के बारे में और N के बारे में। सब शेल के बारे में हमें किसने बताया, एजीमुथल क्वांटम नंबर ने, SPDF। और अब हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द शेप ऑफ सब शेल। अब देखें कि द वैल्यू ऑफ L, यानी जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था उसको हम N से रिप्रेजेंट करते थे। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। L की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। जो N की वैल्यू थी वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती थी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है कि द वैल्यू ऑफ L डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी जो L की वैल्यू होती है वो N के ऊपर डिपेंड करती है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है कि L की वैल्यू डिपेंड करती है N के ऊपर। ये हम देखेंगे, याद रखना है। L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है जब N की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। फर्ज करें अगर आपके पास N की वैल्यू 1 होगी तो L की वैल्यू 0 होगी। अगर N की वैल्यू 2 होगी तो L की वैल्यू 1 होगी। अगर N की वैल्यू आपके पास 3 होगी तो आपके पास जो L होगा उसकी वैल्यू 2 होगी। अगर आपके पास N की वैल्यू 4 होगी तो आपके पास जो L होगा उसकी वैल्यू 3 होगी। यानी अगर N की वैल्यू जो है वो 1 गुना कम हो, 1 गुना जो है वो ज्यादा होगी L से। यानी अगर N की वैल्यू 1 होगी तो L की वैल्यू 0, N की वैल्यू 2 होगी तो L की वैल्यू 1,
एन की वैल्यू 3 होगी तो एल की वैल्यू 2 और एन की वैल्यू 4 होगी तो एल की वैल्यू 3। मतलब हम ये फार्मूला भी यूज करते हैं n-1, यानी अगर आपके पास n की वैल्यू है 1 तो उसमें से माइनस करें 1 तो 0 आएगा। अगर आपके पास n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 लिखें, 2 - 1 आपके पास वैल्यू आएगी l की 1। अगर आपके पास n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3 लिखें, 3 - 1 तो l की वैल्यू आएगी 2। यानी आपके पास ये फार्मूला भी, इस फार्मूले से भी आप यूज करते हैं n-1, यानी अगर आपके पास n-1 के फार्मूले से अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 - 1 0, यानी l की वैल्यू 0 होगी। अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 - 1 l की वैल्यू 1 होगी। अगर n की वैल्यू 3 है तो 3 - 1 l की वैल्यू 2 होगी। n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 3 होगी। यानी जब जब n की वैल्यू 1 गुना ज्यादा होगी l से, यानी वैल्यू ऑफ n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l, यानी ये शर्त है कि n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होगी और 1 गुना बड़ी होगी। यानी n की वैल्यू अगर 1 होगी तो l की 0। अब अगर n की वैल्यू 1 हो और l की वैल्यू 0 हो, तो अगर l की वैल्यू 0 हो तो हम कहते हैं s या सब शेल होगा। यानी जब भी l की वैल्यू आपके पास 0 होगी तो आपके पास सब शेल s होगा और उसकी शेप स्फेरिकल होगी। जब भी l की वैल्यू 0 होगी तो आपके पास s सब शेल होगा और उसकी शेप स्फेरिकल होगी। अब आपने याद ये रखना है कि l की वैल्यू 0 हो तो s सब शेल होगा और उसकी शेप स्फेरिकल होगी। अगर l की वैल्यू 1 होगी तो p सब शेल होगा, उसकी शेप डम्बेल होगी। अगर l की वैल्यू 2 होगी तो d सब शेल होगा, उसकी शेप डबल डम्बेल होगी, जैसे हम सॉसेज भी कहते हैं या 4 लोड भी कहते हैं। स्फेरिकल शेप ये वाली होती है, यानी दिस इज ये s की शेप जो है स्फेरिकल है। डम्बेल आपके पास ये है px py, यानी ये डम्बेल है, px हो गया, या आपके पास इसी तरह py हो गया, या इसी तरह आपके पास pz हो गया, ये आपके पास डम्बेल है। इसी तरह डी सब शेल, अगर l की वैल्यू 2 होगी तो सेकेंड डी सब शेल, इसकी शेप होती है 7 से या 4 लोब, या इसे हम कहते हैं डबल डम। यानी इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपके पास पी सब शेल होगा उसकी डम्बेल होगी, डम्बेल होती है हमारे पास इसकी, और जो डी सब शेल होती है उसकी डबल डम्बेल भी होती है, इसे सॉसेज भी कहते हैं, सॉसेज और डबल डम्बेल। इसकी जो है वो डम्बेल है, इसकी डबल डम्बेल, डबल डम्बेल, यानी डी की जो है वो डबल डम्बेल होती है। और एफ की कॉम्प्लिकेटेड है, इसके शेप के ऊपर अभी स्टडी हो रही है। यानी अगर आप डी की शेप बनाएंगे तो आपके पास जो है वो इस तरह होगा, आपके पास जो है वो लाइक दिस, ये डबल डम्बेल होगी आपके पास डी की शेप। आप आगे ऑर्बिटल्स की शेप जो है पढ़ी आपने कि एस की स्फेरिकल होती है, पी की जो है वो डम्बेल होती है और डी की डबल डम्बेल होती है, और एफ की कॉम्प्लिकेटेड होती है। बेसिकली एजीमुथल क्वांटम नंबर ने आपको ये बताया कि जब एल की वैल्यू 0 होगी तो आपके पास जो शेप होगी वो स्फेरिकल होगी, और स्फेरिकल किसकी होती है? एस सब शेल की। अगर एल की वैल्यू 1 होगी तो आपके पास डम्बेल शेप होगी, और डम्बेल शेप किसकी होती है? पी सब शेल की। अगर एल की वैल्यू 2 होगी तो आपके पास डबल डम्बेल होगी या सॉसेज, इसे 4 लोड भी कहते हैं, डी सब शेल। अगर एल की वैल्यू 3 होगी तो एफ सब शेल होगा और कॉम्प्लिकेटेड होगी। अगर इसी तरह अगर हम देखें तो एन की वैल्यू 1 है, अगर एल की वैल्यू 0 है तो आपके पास शेल कौन सा होगा? के। एन की वैल्यू आपके पास जो है वो 2 है, एल की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो होगा एल। अगर एन की वैल्यू 3 होगी तो आपके पास शेल होगा एम। अगर एन की वैल्यू 4 होगी तो आपके पास होगा एल, यानी के एल एम एन, ये शेल को रिप्रेजेंट। लेकिन आपका जो मेन फोकस एजीमुथल क्वांटम नंबर पे होगा वो सब शेल के बारे में होगा। L is equal to 0 S सब शेल, L is equal to 1 P, L is equal to 2 D, L is equal to 3 F, ये आपने याद रखना है। और इनकी शेप्स बस याद रखनी है कि S की स्फेरिकल, P की डम्बेल, D की डबल डम्बेल और F की कॉम्प्लिकेटेड। बेसिकली जब N की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास K शेल होता है और S सब शेल होता है। N की वैल्यू 2 हो तो L शेल होता है और P सब शेल होता है। और आपके पास जो है अगर n की वैल्यू 3 हो तो m हमारे पास शेल होता है, और n की वैल्यू अगर आपके पास 4 हो तो n होता है। यानी l की वैल्यू आपके पास अगर n की वैल्यू 1 है तो k शेल, n की वैल्यू 2 है तो l शेल, n की वैल्यू 3 है तो m शेल, n की वैल्यू 4 है तो n शेल होगा। बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है प्रिंसिपल क्वांटम 2n की पावर 2, 1 पुट करें तो आपके पास 2 आएगा आंसर, तो इट मीन्स उसे आपके पास k शेल है। यहाँ तक आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये इंफॉर्मेशन जो आपको दे रहा है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रहा है। इसके बाद अगर n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू 0 होगी, n की वैल्यू 2 होगी
तो एल की वैल्यू जो 1 होगी, देखिए अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो एल की वैल्यू 0 होगी। तो आपके पास सब शेल कौन सा होगा? एस। इस केस में किसी भी सब शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का फार्मूला होता है 2 इंटू 2l+1। किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का फार्मूला होता है 2n की पावर 2। किसी भी सब शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का फार्मूला होता है 2 इंटू 2l+1। याद रखें, अगर n की वैल्यू होगी 1 तो l की वैल्यू होगी 0। अगर यहाँ पर n की वैल्यू 1 थी तो l की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 0। अब देखें 2 इंटू 2 l की वैल्यू 0 पुट करें आप +1 तो ये सारा जवाब 0 आएगा। 1 2 1 1 यहाँ पर 2 आएगा, यानी आपके पास 2 आ गए। अब एस सब शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो हम कहें दिस इज 1s। इसको मैंने 1s क्यों लिखा? यहाँ पर देखें, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 1, और यहाँ पर सब शेल कौन सा है? s। तो इसलिए n से मुराद यहाँ पर 1 है, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, और s मैंने इसलिए लिखा कि हमारे पास सब शेल s है, और शेल मेरे पास कौन सा है? पहला, विच इज n। इसके बाद अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 हो, n की वैल्यू 2 हो तो फार्मूला पुट करें नंबर ऑफ शेल फाइंड करने का 2n की पावर 2, तो 2 बार 4 2 बार 8, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। मेरे पास जो शेल होगा वो l शेल होगा। ये यहाँ तक आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हो गया। अब अगर मेरे पास n की वैल्यू 2 हो तो l की वैल्यू 1 होती है, लेकिन l की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। द वैल्यू ऑफ l ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, यानी पहले 0 होगी और फिर 1 होगी। यानी अगर n की टोटल वैल्यूज 2 हैं तो l की भी टोटल वैल्यूज 2 ही हैं, लेकिन l की वैल्यू जो है वो 1 है। एक 0 और एक 1 है यहाँ पर भी l की वैल्यू 0 और l की वैल्यू 1। यानी अगर n की वैल्यू 2 थी तो l की वैल्यू तो 1 है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगी? 0 से। यानी पहले लिखेंगे 0 और फिर लिखेंगे 1। इसी तरह अगर n की वैल्यू 3 होगी तो स्टार्ट हम 0 से करेंगे। l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2। यानी अगर इसकी वैल्यू 3 थी तो l की मैक्सिमम वैल्यू 2 आई, लेकिन इसकी भी टोटल कितनी है? 1 2 3, और n की वैल्यू भी क्या है? 3। अगर n की वैल्यू 4 है तो n की मैक्सिमम वैल्यू होगी 3, लेकिन स्टार्ट करेंगे l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 3। l की वैल्यू हमेशा आप 0 से स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास अगर n की वैल्यू 2 है तो l की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। यानी n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होती है। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो l की होगी 1, n की 3 होगी तो l की होगी 2। यानी अगर यहाँ पर n की वैल्यू 2 थी तो l की वैल्यू 1, यानी इसका मतलब होंगी इसकी 2। l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1। अगर l की वैल्यू 0 होगी तो s सब शेल, l की वैल्यू 1 होगी तो p सब शेल। p सब शेल की मैंने आपको शेप बता दी, इसकी शेप होती है डम्बेल। ये अगर एक हो, सिर्फ एक हो, दिस इज डम्बेल, ये डम्बेल शेप होगी p की। अब देखें आपके पास हमने जो है वो तरतीब लगानी है। अब यहाँ पर 2 इंटू 2l+1 ये फार्मूला यूज करके हम ये फाइंड कर सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। 2 इंटू 2l+1 अगर 0 वैल्यू पुट करें तो ये जवाब 0 होगा। 1 अगर 1 वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 2 l की वैल्यू 1 + 1, 2 और 1 3, 3 2 बार 6। यानी p सब शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं और s सब शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो इस फार्मूले से, एजीमुथल क्वांटम नंबर के फार्मूले से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी सब शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इंटू 2l+1। यानी l की वैल्यू 0 पुट की तो सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 है, यानी s सब शेल है। अगर l की वैल्यू 1 पुट की तो हमारे पास वैल्यू आई 6, यानी सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास p सब शेल है। अब देखें जरा, जैसे तरतीब में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पहली वैल्यू होगी वो शेल को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पर अगर 1 लिखा हुआ है तो n इज इक्वल टू 1, और साथ में s लिखा हुआ है सब शेल को। यहाँ पर लिखा हुआ है n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? 2। l के साथ भी लिखा है 2 और l इज इक्वल टू 1 के साथ भी 2 लिखा है। लेकिन l इज इक्वल टू 0 हो तो s सब शेल होता है, यानी 2 के साथ s लिखूंगा। लेकिन l इज इक्वल टू 1 हो तो p सब शेल होता है, तो 2 के साथ अब p लिखूंगा। यानी जो मार्कर के साथ जो रिप्रेजेंट किया है ये रिप्रेजेंट करता है सब शेल को, यानी जो मार्कर वाला है S है ये सब शेल को है, और ये जो रेड बॉल पॉइंट वाला है ये शेल को है। यानी आपका शेल तो दूसरा ही है। आपके पास ये n की वैल्यू तो 2 है, l की वैल्यू 0 और 1 है ना। l की वैल्यू चेंज हुई है, n की वैल्यू तो 2 है, यहाँ पर भी n की वैल्यू मैंने 2 लिखी है, यहाँ पर भी 2 लिखी है। लेकिन आपके पास जब l की वैल्यू 0 होगी तो आपके पास सब शेल कौन सा होगा? S। जब l की वैल्यू 1 होगी तो आपके पास सब शेल कौन सा होगा? P। यानी आपके पास n की वैल्यू तो वही रहती है, लेकिन l की वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि l की वैल्यू 0 होगी तो S, l की वैल्यू P होगी तो l की वैल्यू जो 1 होगी तो P, यानी 2S और 2P।
इसके बाद हमारे पास आएगा, यानी ये जो स्टार्ट वाला लिखा जाएगा ये आपका जाहिर करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, यानी 2 जो स्टार्ट के ऊपर मैंने लिखा रेड बॉल, दिस रिप्रेजेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो मार्कर वाला है दिस रिप्रेजेंट एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल के बारे में बताता है, यानी जब एल की वैल्यू 0 थी तो हमारे पास सब शेल एस था, जब एल की वैल्यू 1 थी तो हमारे पास सब शेल पी था, लेकिन हमारे पास जो शेल था वो दूसरा ही था। अब अगर यहाँ पर एन की वैल्यू 3 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का कुलिया 2n की पावर 2, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9 9 2 बार 18, हमारे पास 18 है। m सब शेल होया, के एल एम एम हमारे पास शेल आया, यानी शेल जो है हमारे पास m में यहाँ तक जो है हमारे पास दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद हम स्टार्ट होंगे, अगर n की वैल्यू 3 होती, l की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 2, यानी l की वैल्यू तो हमेशा स्टार्ट होगी 0 से, यानी यहाँ पर n की वैल्यू 3 है। अगर देखा जाए तो l की भी टोटल वैल्यू 3 है, लेकिन l की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, यानी l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 3, टोटल इसकी भी वैल्यू 3 है। यहाँ पर भी n 3 है, लेकिन n की यहाँ पर वैल्यू 3 है तो l की यहाँ पर वैल्यू 2 है, क्योंकि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l। अगर l की वैल्यू 0 हो तो s सब शेल, l की वैल्यू 1 हो तो p सब शेल, l की वैल्यू 2 हो तो d सब शेल। बताया कि l की वैल्यू 0 हो तो s सब शेल, इसकी वैल्यू स्फेरिकल होती है। l की वैल्यू 1 हो तो p सब शेल, इसकी शेप जो है वो डम्बेल होती है। l की वैल्यू 2 हो तो d सब शेल, इसकी शेप जो है वो डबल डम्बेल होती है। अब देखें आपका शेल नंबर वही रहेगा 333, हर एक में आपने 333 लिखना है। n की वैल्यू वही रहेगी, चेंज किसकी वैल्यू हो रही है l की, यानी पहले नंबर के ऊपर जब हम 3 पुट किया तो l की वैल्यू 0 है तो s लगा दें, l की वैल्यू 1 है तो p लगा दें, l की वैल्यू 2 है तो d लगा दें। यानी बेसिकली हमने l की वैल्यू चेंज हो रही है इसलिए लगाया, n की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, n की वैल्यू 3 है इसलिए यहाँ पर 3 3 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 2 है तो 2 2। l की वैल्यू चेंज हो रही है, अगर 0 है तो s, 1 है तो p, 2 है तो d। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का फार्मूला हमने पता है कि पहले हमने ये फाइंड किया s के लिए, p के लिए, अब d के लिए 2 × 2l + 1, l की वैल्यू 2 पुट करें क्योंकि d के लिए l की वैल्यू 2 है तो 2 2 बार 4, 4 और 1 5, 5 2 बार 10, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आएंगे। यानी d सब शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, p सब शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 होते हैं, और s सब शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर n की वैल्यू 4 हो तो 2 × 4 की पावर 2, ये 32 आएगा, तो हमारे पास n शेल होगा, हमारे पास शेल n होगा, लेकिन सब शेल में अगर n की वैल्यू 4 होगी तो l की मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी, लेकिन यहाँ पर टोटल वैल्यूज l की 4 ही होंगी, 1 2 3 4, ये भी 4 है। l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 2, l की वैल्यू 3। अब सब में अगर l की वैल्यू 0 हो तो s, l की वैल्यू 1 हो तो p, l की वैल्यू 2 हो तो d, l की वैल्यू 3 हो तो f। अब सब में 4 4 4 4 लगा दें क्योंकि n की वैल्यू 4 है। जो पहले वाला डिजिट है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जाहिर करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त। अब चूंकि l की वैल्यू 0 इधर, इसलिए यहाँ पर s लगा दिया, l की वैल्यू 1 है p लगा दिया, l की वैल्यू 2 है d लगा दिया, l की वैल्यू 3 f लगा दिया। अब यहाँ पर f के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का फार्मूला 2 × 2l + 1, l की वैल्यू 3 थी, 3 2 बार 6, 6 और 1 7, 7 2 बार 14, यानी 14 आपके पास आंसर आया। f के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 14 होते। इस तरह हम किसी भी सब शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं और इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं।